आरजेडी नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन। कोरोना संक्रमण के चलते हुआ निधन। हम प्रवक्ता ने सरकार को ठहराया जिम्मेदार। जमुई में बीजेपी विधायक ने किया कोविड केयर का निरीक्षण। मरीजों का जाना हाल। स्वास्थ्य अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। बलिया में बदहाली की मार झेल रहा जिला चिकित्सालय। परिजन कर रहे अस्पतालों में तोड़फोड़। अस्पतालों में धूल फाक रहा 5 बेड का वेंटिलेटर। और फिरोजाबाद में परिजनों का अस्पताल में हंगामा जारी। परिजनों को ऑक्सीजन न मिलने पर भड़के परिजन। पुलिस ने मामले को कराया शांत। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। तो आरजेडी नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत की खबर तेजी से वायरल हो रही है और इस बीच जेल प्रशासन ने मोहम्मद शहाबुद्दीन की खबर पर विराम लगाते हुए इसे सच बता दिया। बताया जा रहा है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत कोरोना के चलते हुई। वहीं से लेकर हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान की माने तो मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत हो गई है और दानिश रिजवान ने शहाबुद्दीन की मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। शहाबुद्दीन साहब के इंतकाल की खबर बिहार को गमजदा करने वाली खबर है। कोरोना ने बहुत लोगों को अपने जद में समा लिया है, लेकिन शहाबुद्दीन साहब के इंतकाल की पूरी जिम्मेवारी हम सरकार पर थोपते हैं। अगर उनका सलीके से इलाज हुआ होता तो आज ये मंजर देखने को नहीं मिलता। पूरा बिहार सदमे में है और खासकर बिहार के जो अक़लियत समाज के लोग हैं वो सदमे में हैं। अगर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ होता तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी। उनके साथ जो भी कुछ हुआ है, उनके परिवार के साथ जो कुछ हुआ है, वो पूरी की पूरी तरीके से ज़्यादती है, जिसको देश का मुसलमान कभी माफ नहीं। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गौतम, आरजेडी नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन की खबर यहां तेजी से वायरल हो रही थी और इस खबर पर अब विराम भी लग चुका है। जेल प्रशासन ने इस पर विराम लगाते हुए कहा है कि कोरोना से उनकी मौत हुई है, जिस पर अब यहां राजनीति भी शुरू हो गई है। क्या कुछ अपडेट है इस पर? बिल्कुल, देखिए, सुबह से ही मोहम्मद शहाबुद्दीन की एक फोटो वायरल हो रही थी। ये फोटो बेसुध पड़े हुए मोहम्मद शहाबुद्दीन की थी, जो अस्पताल में इलाज कराते हुए एक तस्वीर थी। और इस तस्वीर का हवाला देते हुए कई न्यूज एजेंसियों ने उन्हें पहले तो मृत घोषित किया। हालांकि जब ये तस्वीरें वायरल हुई, ये खबरें जब वायरल हुई, तो तमाम मीडिया जगत में ये चीजें चलने लगी कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हो गया है और कोरोना की वजह से हुआ है। तो ऐसे में पूरे बिहार में चूंकि शहाबुद्दीन का एक ऐसा नाम, एक बड़ा कद, जो लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे और आरजेडी के सपोर्टर रहे, नेता रहे, सांसद भी वो रह चुके हैं। और ऐसे में एक बड़ा नाम शहाबुद्दीन का, सिवान से बिलोंग करते हैं, पूरे बिहार और देश में इनके नाम की चर्चाएं होती थी। तो ऐसे में उनके निधन की खबर से जो तमाम जो लोग हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं, वो उन्हें साहिब के नाम से पुकारते थे। और साहिब के निधन के साथ ही सिवान ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में एक शोकाकुल माहौल हो गया। लेकिन जब जेल प्रशासन ने, तिहाड़ जेल प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि अभी उनका निधन नहीं हुआ है, यह सिर्फ और सिर्फ महज अफवाह है, तो कहीं ना कहीं इसके बाद उन लोगों में खुशी की लहर जगी कि चलिए ये अफवाह है। लेकिन राजनीतिक गलियारे में जिनकी अप्रोच है, जिनकी पहुंच है और जो शहाबुद्दीन को जानते हैं बहुत बेहद करीब से, उन लोगों को ये सूचना जेल प्रशासन ने बहुत बाद में दी, जब इस खबर की पुष्टि के साथ साथ खंडन, इस खबर को खंडन किया जेल प्रशासन ने। और उसके बाद फिर जेल प्रशासन ने इस बात की पुष्टि की कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का इंतकाल हो गया है और कोरोना से वो पीड़ित थे। 21 अप्रैल को उन्होंने पहली बार जांच कराई थी और उसी के बाद पॉजिटिव हुआ और उसके बाद उनको दिल्ली के ही अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान
आज उनकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं वायरल तस्वीर और ये वीडियो के बीच उहापोह की स्थिति रही कि मोहम्मद शहाबुद्दीन है लेकिन या यहाँ नहीं पर है। गौतम देखा जाए तो अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। गौतम, यहाँ पर हम प्रवक्ता हैं जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर आज मोहम्मद शहाबुद्दीन की यहाँ पर मौत हुई है तो सीधा इसका जिम्मेदार सरकार को उन्होंने ठहराया है। दानिश है हम प्रवक्ता जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार अगर उनका इलाज सही तरीके से होता तो शायद उनकी मौत नहीं होती। देखिए, हिंदुस्तान आवामी मोर्चा सरकार का एक पार्ट है, एक अंग है और सरकार के साथ है। ऐसे में सरकार के ऊपर ऑब्लिगेशन करना चाहिए और उन्होंने यह स्पष्ट केंद्र सरकार के ऊपर हमला किया है, क्योंकि केंद्र सरकार के दायरे में केंद्र सरकार के ऊपर हमला करते हुए दानिश रिजवान प्रवक्ता ने ये कहा है कि अगर उनका समय पर इलाज होता या और बेहतर तरीके से होता तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी। लेकिन इसके खिलाफ या उनके बयान के खिलाफ अभी तक किसी दूसरे पार्टी के प्रवक्ताओं ने इस पर कोई बयानबाजी नहीं की है। हाँ, सभी दल के जो नेता हैं वो इस घटना से इस निधन की खबर से लोग उन्हें निधन पर दुख जता रहे हैं, परिवार के साथ खड़े हैं और इस दुख की घड़ी में ढाढ़स बांधने का काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है किसी सरकार के ऊपर आरोप लगाने का या नहीं लगाने का, तो फिलहाल दानिश रिजवान पार्टी के ही अंग हैं और अगर केंद्र सरकार के ऊपर उन्होंने जिस तरह से हमला किया है वो पहले भी करते रहे। इसके पहले भी उन्होंने कोरोना को लेकर के केंद्र सरकार पर पीएम मोदी पर सवाल खड़े किए हैं कि अस्पताल बनाना चाहिए था, न कि मंदिर निर्माण। चलिए गौतम, जो भी है मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत से यहाँ पर काफी लोग सकते में भी हैं और अब इस पर एक नई राजनीति भी शुरू हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो झारखंड में कोरोना महामारी का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे की हम आपको बात बता रहे हैं जहां पर झारखंड में कोरोना संक्रमण से 120 लोगों की मौत हो चुकी है और साथ ही झारखंड में पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 5,961 पर पहुंच गई है। वहीं राजधानी रांची में कोरोना के 1,297 नए मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना से 45 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो भागलपुर में समेत बिहार के तमाम हिस्सों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने एक बार फिर से खुलकर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के प्रति विरोध व्यक्त किया है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संक्रमण से निपटने में नाकाम बताया। साथ ही मृत्यु दर में हो रहे इजाफे को देखते हुए कांग्रेस विधायक ने प्रधानमंत्री से इस्तीफे तक की मांग कर दी। साथ ही उन्होंने यहाँ पर कोरोना वॉरियर्स के लिए सुरक्षा की मांग करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का बीमा कराए जाने की भी मांग की है। मैं तो आग्रह करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 50 लाख से 1 करोड़ जैसा जिसका काम है उसके बीमा सरकार कराए और उसका प्रीमियम सरकार देने का काम करे, क्योंकि वह जब नहीं रहेंगे तो आपको कोई सूचना नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से एक और आग्रह करूंगा, आप 1 वर्ष 2 महीने में कोई तैयारी नहीं कर सके। आपने सिर्फ पैसे का अलॉटमेंट किया 300-400 करोड़ हॉस्पिटल बनाने का, एक भी एम्स नहीं बना, एक भी हॉस्पिटल धरातल पर नहीं बना, जबकि पूरा विश्व में सभी कंट्री अपने आप को कोरोना इस जंग से लड़ने के तैयार कर चुकी। आप देखे होंगे न्यूज में कि 40 देश भारतवर्ष में मदद करने को आगे आ रहा है, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो, दवाई की बात हो या और भी चिकित्सा की सामग्री देने की बात हो। आखिर भारतवर्ष के प्रधानमंत्री कर क्या रहे थे? जनता सब देख रही है। मैं तो कहूंगा इस कोरोना संक्रमण को रोकने में नाकाम रहे प्रधानमंत्री, उनको तो इस्तीफा देना चाहिए प्रधानमंत्री पद से कि आपने संभाल नहीं पाया, इसलिए खुद समझ के उनको हट। तो जमुई में लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफे हो रहे हैं और इसी को देखते हुए सदर अस्पताल में बने कोविड केयर का बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने निरीक्षण किया है और वार्ड में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों का हालचाल भी जाना है। साथ ही कोरोना के संक्रमित मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं। लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है कि
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। स्वास्थ्य अधिकारियों को यहां पर जरूरी दिशा निर्देश देती हुई नजर आई हैं वो। मंत्री जी से बात करके ये भी परमिशन ले लिया है कि यदि हम अपने स्तर से कोई प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी से अगर टेक्नीशियन जो वेंटिलेटर को चला सके और एनेस्थेसिस्ट जो वेंटिलेटर को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उनकी बहाली अगर हम लोग करा पाए तो हमको माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उसकी भी स्वीकृति, उसकी भी परमिशन वो हमें तुरंत दे देंगे। और जिंक और विटामिन सी हम लोग नहीं इसमें दे रहे हैं। तो जौनपुर में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसे देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री ने जिले में 3 दिनों तक लॉकडाउन लगाया है, लेकिन पुलिस प्रशासन की लापरवाही से लॉकडाउन का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। लोगों की आवाजाही लगातार जारी है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता देवेंद्र खरे ने। 3 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, तो कल रात से और मंगलवार के सुबह 7 बजे तक ये जारी रहेगा। लगातार कोरोना का ग्राफ जौनपुर में बढ़ रहा है। हम इस समय बीचों बीच खड़े हैं और जहाँ दिखाएंगे कि बीचों बीच शहर है ये, यहाँ पर लगातार आवाजाही देखी जा रही है। ऐसे में यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा बहुत लापरवाही देखी जा रही है कि जो संपूर्ण लॉकडाउन का कड़ाई से पालन नहीं करा पा रहे हैं। सभी लोग बेरोक टोक घूमते हुए नजर आ रहे हैं और ना तो यहाँ पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लोग तैनात हैं, ना ही इन पर कोई पाबंदी लगाई जा रही है। सिर्फ खाना पूर्ति है कि जो भी बिना मास्क के घूमता दिखाई देगा उसको 1000 पहली बार, दूसरी बार 10,000। लेकिन यहाँ पर देखिए किस हिसाब से यहाँ पर आवाजाही देखी जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल होता है कोरोना की रोकथाम कैसे हो पाएगा। और मुख्यमंत्री जो लगातार संदेश दे रहे हैं कि सब लोग कड़ाई से पालन करें लॉकडाउन का, लेकिन लॉकडाउन का पालन यहाँ पर साफ नहीं दिखाई दे रहा है। लगातार जौनपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लगभग 6000 के पास पहुँचने वाला संक्रमित मरीजों की और 150 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना से और लगातार कोरोना हाहाकार मचाया है। लेकिन यहाँ पर लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करते हुए साफ नहीं दिखाई दे रहा है और ना ही पुलिस प्रशासन लॉकडाउन को लेकर गंभीर है। ऐसे में कितनी बड़ी लापरवाही पुलिस प्रशासन की है कि जो यहाँ पर लॉकडाउन का कड़ाई से पालन नहीं कर पा रहे हैं। सभी लोग बेरोक टोक आवाजाही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कोरोना से कैसे बचाव होगा, यह एक देखने वाली बात होगी। जिम्मेदार अधिकारी कब जागेंगे ये देखना होगा और कैसे किस तरह से यहाँ पर लॉकडाउन का कड़ाई से पालन हो पाएगा। जौनपुर से वीआईपी न्यूज के लिए। और अब खबर फिरोजाबाद से है। सरकारी ट्रामा सेंटर में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन न मिलने को लेकर परिजनों ने ट्रामा सेंटर में जमकर बवाल काटा। तस्वीरें हम आपको बता दें कि लगातार परिजनों का हंगामा देखने को मिला। परिजनों ने अस्पताल में यहां पर जोरदार हंगामा किया। उनका कहना है कि मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से जानें जा रही हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं परिजनों का लगातार ये कहना है कि ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। न ऑक्सीजन मिल पा रही है, न बेड मिल पा रहा है, जिसकी वजह से आज परेशान हैं लोग। तो यूपी के बलिया में जिला चिकित्सालय में एक तरफ जहां ऑक्सीजन नहीं मिल पाने की वजह से मरीजों की मौत हो रही है, जिसे लेकर नाराज तीमारदार सीएमएस के चैम्बर में तोड़फोड़ करने पहुंच गए। वहीं दूसरी तरफ जिला चिकित्सालय में करोड़ों रुपए के खर्च ट्रामा सेंटर में लगा 5 बेड का वेंटिलेटर सिर्फ यहां पर मैन पावर की कमी की वजह से यहां पर धूल फाक रहा है। जिला अस्पताल के टीकाकरण केंद्र पर 45 साल से ऊपर के लोगों की लगी भीड़ वैक्सीन लगवाने का इंतजार करती हुई नजर आ रही है। तो यूपी के बलिया में जिला चिकित्सालय में एक तरफ जहां ऑक्सीजन नहीं मिल पाने की वजह से मरीजों की मौत हो रही है, लगातार सीएमएस के चैम्बर में तोड़फोड़ लोग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिला चिकित्सालय में करोड़ों रुपए खर्च कर ट्रामा सेंटर में लगा 5 बेड का वेंटिलेटर, यहां
मैन पावर की कमी होने की वजह से धूल फाक रहा है, नहीं पहुंच रहे हैं लोग। बलिया की यह खबर है। 45 साल से ऊपर के लोगों की लगी भीड़ वैक्सीन लगवाने के लिए इंतजार करती दिख रही है, लेकिन यहां मैन पावर की कमी होने की वजह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैन पावर नहीं है। लगातार मैन पावर के लिए लोगों से यहां पर लोगों ने कई बार बड़े अधिकारियों को भी इससे अवगत कराया, लेकिन मैन पावर की कमी होने की वजह से लोगों को यहां घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। लोगों को यहां पर टीका नहीं मिल पा रहा। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं सुरेंद्र यहां पर बदहाली की मार झेल रहा है जिला चिकित्सालय। लोग परेशान हैं, लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैन पावर ना होने की वजह से इन लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? सही है, और प्रशासन की तरफ से जिस तरह व्यवस्था होनी चाहिए उस तरह व्यवस्था हो नहीं पा रही है। आम पब्लिक वहाँ परेशानी में झेल रही है जी, इसलिए तोड़ फोड़ तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। वहाँ पर आम पंच प्रशासन द्वारा मुकदमा भी दर्ज किया गया जो तोड़ फोड़ किए हैं, परंतु जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए वो प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। ऑक्सीजन कमी से लेकर तमाम तरह की वहाँ कमियां दिखाई दे रही है। चलिए सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो यूपी के बलिया में जिला चिकित्सालय में एक तरफ जहां ऑक्सीजन नहीं मिल पाने की वजह से मरीजों की मौतें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर 45 साल से ऊपर के लोगों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन वैक्सीन नहीं लग पा रही है क्योंकि मैन पावर की यहां पर काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। वहीं कन्नौज में कोरोना से ज्यादा अब बुखार खतरनाक साबित हो रहा है। जी हां, कन्नौज जनपद में जहां बीते दिन जिला अस्पताल में बीते 24 घंटों में बुखार और सांस की बीमारी से ग्रसित 8 लोगों की मौत हो गई है। वहीं डॉक्टर के अनुसार तमाम मृतकों की कोरोना संक्रमित होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है, यानी कि बुखार और सांस लेने में इन 8 लोगों को परेशानी थी, लेकिन कोरोना पॉजिटिव नहीं थे ये लोग। परसों से लगभग मरीज आ रहे हैं, उसमें तकरीबन 8 मरीज थे, उसमें एक बच्चा भी था। बुखार, सांस, बेहोशी, उनके इलाज के दौरान फिर उनकी मृत्यु हो गई। तो देखा जाए तो जिस प्रकार से कोरोना के साथ साथ वायरल ने भी अटैक किया है, तो ऐसे में लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए। जी जबरदस्त। और अब खबर मुजफ्फरपुर से है। मुजफ्फरपुर में बढ़ती गर्मी की तपिश ने पेयजल को लेकर लोगों की समस्याओं को बढ़ा दिया है। लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, लोग परेशान हैं। जल स्तर नीचे जाने की वजह से चापाकल और कुएं से पानी निकलना बंद हो गया है, और इसी बीच नल जल योजना के अधर में लटक जाने की वजह से लोगों के सामने पेयजल की समस्या आन पड़ी है। जिले के सकरा प्रखंड के यहाँ बत्सतपुर गाँव में योजना के अधूरे रह जाने की वजह से सरकार और प्रशासन के विरोध में आम जनता की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया, और इस दौरान लोगों ने सरकार से पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की है। दिए तो पानी का कीजिए, पानी नहीं मिल रहा। कहाँ पानी मिल रहा है? नल ठीक कर रहे हैं, नहीं कुछ तो पाइप खाली लगा दिए, हो गया। आखिर जब वो जो पाइप लगा है तो मैं आखिर जो रही तभी ना न जो रही तो पाइप हटा दिया। हमरे सके न चाहिए पानी। कौन पंचायत है ये? पंचायत के नाम की है? बेझा पंचायत। तो बिहार में कोरोना काल में मजदूरों का पलायन रोकने के लिए सरकार के साथ साथ निजी प्रतिष्ठान भी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसी बीच कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां निजी प्रतिष्ठानों के इन प्रयासों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। ताजा मामला बक्सर जिले का है, जहां महादेव ऑयल नामक खाद्य सामग्री बनाने वाली फैक्ट्री पर घटिया प्रोजेक्ट बनाने का आरोप लगाते हुए फैक्ट्री का काम ही बंद कर दिया गया। काम बंद होने के साथ मजदूरों के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई है। फैक्ट्री के मालिक ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा सवाल इन मजदूरों के साथ है जिनके आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। समस्या यही है कि सर हम लोग यहाँ कोरोना काल में काम कर रहे थे और सब नंबर 1 का काम हो रहा है। कुछ लोगों से देखा नहीं गया तो जो कि हमारे मालिक और हम लोगों पर गलत आरोप लगाकर झूठे प्रचार कर दिए हैं।
कि सर दिखाना मुश्किल हो रहा है कि हम लोग नकली माल भरते हैं, जबकि ऐसा यहाँ पर कुछ है ही नहीं। क्या मतलब है, क्या किस चीज़ का फैक्ट्री आप लोगों का? ये हम लोगों का रिफाइन और आरबी ऑयल पैकिंग देते हैं, हम लोग सप्लाई करते हैं। सर हम लोग काम करते हैं, हमारे 4-5 बच्चे हैं छोटे छोटे। 4 दिन से कंपनी बंद है। थाना प्रभारी आ रही है, बंद कर देती है, कहते कि एमसन का ब्रांड है। हम लोग रोड पे आ गए सर, हमारे 4-5 बच्चे हैं। अच्छा, सच्चाई क्या है, यहाँ पर नकली काम होता है? नहीं सर, ये रजिस्टर्ड कंपनी है, ये हमारे मालिक, हम 5 वर्ष से काम करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है सर, ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ये मोटो है कि यहाँ के जो लोग बाहर पलायन करके रोजगार करने जाते हैं, हम यहाँ पर लोगों को रोजगार दें, और उसी प्रयास में एक मेरा ये छोटा सा प्रयास चल रहा है, जहाँ पर 12 लोगों को लगभग हम रोजगार दिए हुए हैं। और ये सारा जो भी काम हम कर रहे हैं, सारा अपना कानूनी दायरे में रह के कर रहे हैं, और हर चीज़ का हमारे पास पेपर है। और जो छापेमारी हमारी हुई, उन अधिकारियों को मेरे पेपर, हमारा पेपर देखा तक नहीं गया और गलत तरीके से आरोप लगाया गया। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं? अच्छा, ये राजनीतिक लोगों का मेन मकसद क्या है? राजनीतिक लोगों का मेन मकसद ये है कि यहाँ पर जो भी लोग आगे बढ़ रहा है उनको पीछे घसीटा जाए। तो कन्नौज में नगर पालिका के अध्यक्ष पर जानलेवा हमला किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना जनपद के नगर पालिका परिसर का है, जहां सफाई कर्मियों की बैठक के बाद एक सफाई कर्मचारी ने अध्यक्ष के साथ बदसलूकी करते हुए उन पर हमला किया और मौके से फरार हो गया। सफाई कर्मियों, सफाई नायकों के साथ बैठक आयोजित की थी, उसी की बैठक लेने में आया था आज नगर पालिका कार्यालय में। उस बैठक के उपरांत संजीव सैनी ने मुझसे टाइम लिया मिलने को अकेले में, तो मैंने उनको कर्मचारी होने के नाते टाइम दिया, और इसी का बात करते करते अचानक वो यहाँ पर आए और अपनी गाली गलौज से उन्होंने बात स्टार्ट की। जब उनको समय दिया, जब उसका विरोध किया, तो उन्होंने ये हथियार से जो रखा यहाँ पे है टेबल पर, इससे उन्होंने हमला कर दिया। उस सीना झपटी में वो अपना चप्पल, मोबाइल सब यहाँ छोड़कर भागे हैं। प्रशासन को खबर कर दी गई है, पुलिस अधीक्षक महोदय को। अभी देखते हैं प्रशासन क्या करता है। तो दुमका से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां जामा थाना क्षेत्र के सरसाबाद आदिवासी टोला में एक युवक ने अपनी सौतेली मां की हत्या कर दी और घटना के बाद से आरोपी युवक फरार है। घटना की जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और इस मामले की तहकीकात में जुट गए। हालांकि क्या कुछ वजह इसके पीछे रही, इसका खुलासा भी नहीं हो पाया है। चलल का हाथ न चलल का हमर बेटा मोबाइल छीन हाथ से लेके हमर सिकरी लेके मर्दवा सुतल रहे होटल वाला, ओकरे बिछौना तर में धस के तो रख दिया कि बस बरसीना एना सिकरी ले ललके, मोबाइल छोड़ दलके आ परसीना गोली मार दलके। जब चल गेलो बोला जे कल चलिए किसी होटल में, वो नहीं गया, फिर घुमा के ले आया वहीं पे। जब उसको गोली लगा, बोला जो उनके साथ था, बोला चलिए डॉक्टर के यहाँ, वो लेके नहीं गया, वो लेके भाग गया गाड़ी लेके। अभी जब सुबह में फोन किए तो है मानसी में भाग गया। गाड़ी वाला बोला अभी तक गाड़ी नहीं आया है, वो मानसी भाग गया है। कहाँ का गाड़ी वाला था? गाड़ी हसनपुर का। और अब खबर कैमूर से है। कैमूर में दो पक्षों में झड़प का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा एक दूसरे पर यहां लाठी डंडों से वार करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर ये वीडियो आप देख रहे हैं। इसी बीच एक व्यक्ति यहां पर हवाई फायरिंग करता हुआ भी नजर आ रहा है। कैमूर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के बघाड़ी गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच यहां पर आपस में झड़प हो गई। इस घटनाक्रम में लगभग 11 लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उधर पुलिस भी पहुंची और इस मामले को बमुश्किल शांत कराया, लेकिन हैरानगी इस बात की है कि छोटी सी बात को लेकर यहाँ पर ये विवाद हुआ और विवाद के बाद लाठी डंडों से एक दूसरे पर यहाँ पर प्रहार करते हुए नजर आए। इसके साथ ही हवाई फायरिंग भी हुई। थाना अंतर्गत एक बगाड़ी गांव है, जहां पर ज़मीन जायदाद का दो पक्षों में लड़ाई थी और पहले से ही लड़ाई थी, लेकिन कल जो था कि नहीं, दोनों के बीच में मारपीट की नौबत आ गई और उसमें राइफल का जो वीडियो वायरल की बात आप बोल रहे हैं, उसमें राइफल का वीडियो वायरल भी हुआ है। तो दोनों पक्षों के मारपीट में चोट भी आई है। चोट के आधार पर दोनों का कांड दर्ज किया गया है। एक तरफ मदन सिंह के
लिखित बयान पर और दूसरी तरफ संतोष सिंह के लिखित बयान। तो खबर की एक खबर है जहां पर पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। छोटे से विवाद में यहां पर लाठी डंडे तक चले और न सिर्फ लाठी डंडे बल्कि हवाई फायरिंग करता हुआ भी एक शख्स यहां पर नजर आ रहा है। विवाद का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एक दूसरे पर लाठी डंडों से यहां पर जोरदार हमला किया गया है। साथ ही साथ अब इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है। एक तरफ कोरोना का कहर लोगों के बीच से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, लोग लगातार यहां पर कोरोना को लेकर परेशान हैं और दूसरी तरफ ये तस्वीरें अपने आप में हैरान कर देने वाली हैं। चलिए इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।